नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन की तरफ से, और अभी हम कावेरी इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि कावेरी इंजन भारत का पहला इंडिजिनस एरो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम था, लेकिन इनिशियली हमको इसमें सफलता नहीं मिला था, जिसके बाद इसके एक ड्राई वेरिएंट को ही डेवलप करने का फैसला किया गया था, जिसमें इसकी आफ्टरबर्निंग सेक्शन को निकाल दिया गया था और जो एग्जिस्टिंग कोर सेक्शन था उसको मॉडिफाई करना शुरू किया गया था और ज़्यादा स्टेबल बनाने की कोशिश किया गया था, क्योंकि आगे चल के इसको हमारी घातक यूसीवी प्रोग्राम में इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था। अभी की बात करें तो अभी हालांकि इनिशियली कावेरी इंजन को जितना थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए डेवलप किया जा रहा था, ये उतना थ्रस्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, पर अभी इसकी कोर सेक्शन काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुका है, जो कि इसे एरोस्पेस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए काबिल बना सकता है। अभी फिलहाल के लिए इसकी इनिशियल कुछ और प्री प्रोडक्शन यूनिट को बनाने का प्लान किया जा रहा है और इसके लिए जो टेंडर इशू किया गया था उसमें गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से ड्राई कावेरी इंजन में इस्तेमाल होने वाली मॉड्यूल्स को बनाने के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया गया है। अभी कुल मिलाकर 6 ड्राई कावेरी इंजन को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिनको आगे चल के अलग अलग टेस्टिंग में इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें लगने वाली 8 अलग अलग तरह के मॉड्यूल को भी गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से बनाया जाने वाला है। इसके अलावा भी जबकि जीटीआरई की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि अब कावेरी इंजन का कोर सेक्शन एकदम स्टेबल हो चुका है और ड्राई कावेरी इंजन को बनाते समय इसमें जो इंप्रूवमेंट वगैरह किया गया है उसके बाद अभी जरूरत पड़ने पर सेम इंजन की एक आफ्टरबर्निंग वेरिएंट को भी डेवलप किया जा सकता है, जो कि हमें 73 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करके दे सकता है। और इसके लिए अभी एक नई आफ्टरबर्निंग मॉडल को भी जीटीआरई की तरफ से बनाने की कोशिश किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अभी जिस नई HLFT-42 एयरक्राफ्ट की मॉडल को एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किया जा रहा है उसकी प्रोडक्शन वेरिएंट्स में हमारी कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट HLFT-42 एयरक्राफ्ट की तरफ से है, जिसे पहली बार एरो इंडिया 2023 के एयर शो के दौरान HAL की तरफ से डिस्प्ले किया गया। इसको लेके पहले से भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके थे, लेकिन अभी इसको लेके कुछ फ्रेश अपडेट सामने आए, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक्चुअली इसे HAL की तरफ से किस वजह से डेवलप किया जा रहा है। HAL का कहना है कि HLFT-42 यानी कि इसका पूरा नाम हिंदुस्तान लीड इन फाइटर टेनर होने वाला है और इसे मेनली HAL की तरफ से एक्सपोर्ट मार्केट को टारगेट करने के लिए बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इसमें HAL की तरफ से सभी मॉडर्न एवियोनिक्स को ऑफर किया जा रहा है, जिसमें ASI रडार से लेके सभी मॉडर्न वेपन्स को फायर करने की कैपेबिलिटी मौजूद होने वाला है और साथ ही इसमें टोटल 13 हार्ड पॉइंट भी दिया जा रहा है, जिसमें टोटल 12 VVR मिसाइल के अलावा सेंटर पाइलोन में ड्रॉप टैंक के साथ 2 एडिशनल विंग टिप हार्ड पॉइंट भी दिया जा रहा है, जिसमें साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड को या हीट सीकर मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि यकीनन एक बहुत ही खतरनाक फायर पावर के साथ आने वाला है। लेकिन साथ ही इसकी यूनिट कॉस्ट को भी काफी हद तक कम रखने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें HAL के मुताबिक इसकी स्टार्टिंग प्राइस $20 मिलियन के आसपास शुरू होने वाला है, जिसमें HAL की तरफ से एक वाइड वैरायटी की कस्टमाइजेशन का ऑफर भी दिया जा रहा है, जो कि इसकी कस्टमर्स अपने हिसाब से चूज कर पाएंगे। ऐसे में एक्सपोर्ट मार्केट में मौजूद सेम सेगमेंट की लाइटवेट एयरक्राफ्ट के मुकाबले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट साबित हो सकता है और अभी तक हम तेजस को एक्सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे वो हम HLFT-42 के साथ नहीं करने वाले, क्योंकि अभी हम बहुत ही कम प्राइस पॉइंट के साथ इसको ऑफर कर सकते हैं और खास करके इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इसमें फुली मेटल एयरफ्रेम का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि तेजस की तरह इसमें कंपोजिट एयरफ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से इसकी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो करीब 30% के आसपास रिड्यूस किया जा सकता है। और अगर हम इसको आगे चल के 20 से $25 मिलियन की प्राइस में एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो इसकी एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने की चांसेस काफी हद तक बढ़ सकता है। लेकिन इतने सब कुछ अच्छी खबर होने के बाद भी मुझे एक दिक्कत लग रहा है और वो ये कि HAL को सबसे पहले ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट को बना रहे हैं या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट को बना रहे हैं। और जिस तरीके से HAL की तरफ से HLFT-42 को डिस्प्ले किया जा रहा है, किसी भी एंगल से कोई डेडिकेटेड ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं लग रहा है। और अगर हमको इसको एक लो कॉस्ट फाइटर के तौर पर एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले इसके नाम से हमको ट्रेनर हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसे खरीदने वाले की परसेप्शन पर थोड़ा असर पड़ता है और हमें फुली इसको एक फाइटर जेट के तौर पर किसी भी देश को ऑफर करना चाहिए। और वैसे भी हर एक एयरक्राफ्ट का ट्रेनर वेरिएंट या ट्विन सीटर वेरिएंट मौजूद होता है, तो जो भी देश इसको खरीदने के लिए जाएंगे तो इसकी ट्रेनर वेरिएंट के लिए वो इसकी ट्विन सीटर वेरिएंट को खरीद सकते हैं। और अगर इसको HAL आगे चल के बस एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर ही ऑफर करना चाहते हैं जिसमें थोड़ा बहुत फायर पावर मौजूद हो, तो उसमें 13 से 14 हार्ड पॉइंट्स और फुली वेपन पैकेज को डिस्प्ले करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो बात बस इतनी सी है कि अभी जिस तरीके से इस एयरक्राफ्ट को HAL की तरफ से डिस्प्ले करना शुरू किया जा रहा है, ये कोई ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं लग रहा है, बल्कि एक डेडिकेटेड फाइटर जेट लग रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को उसी हिसाब से आगे चल के हमको बढ़ाना चाहिए और तब जाके हमें इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने की उम्मीद हम कर सकते हैं। वरना जिस तरीके से हम तेजस को ट्रेनर एयरक्राफ्ट की सेगमेंट में दूसरे देशों को ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं और अंत में हमको
टेंडर में हार का सामना करना पड़ा। वैसा ही सिस्टम इसके साथ भी हमको आगे चल के देखने को मिल सकता है, तो वो गलती यहाँ पर हमको दोहराना नहीं चाहिए। और मेरे हिसाब से यहाँ पर इसको हिंदुस्तान लीड इन फाइटर टेनर एयरक्राफ्ट के बदले सिर्फ हिंदुस्तान लीड इन फाइटर रखा जाए तो काफी बेहतर हो सकता है। अगला अपडेट एवेक्स को लेकर, और अभी हम डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जा रहे नेत्र मार्क 2 एवेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को याद होगा अभी डीआरडीओ की तरफ से नेत्र एयरक्राफ्ट की एक बेहतर वेरिएंट को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि हमें बेहतर रेंज और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करने वाला है। और अभी हमारी एवेक्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये भी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के मुकाबले काफी कम है, जिस वजह से एडिशनल 6 नेत्र मार्क 2 एयरक्राफ्ट को बनाने का प्लान किया गया था। इसके लिए पहले से एयर इंडिया से 6 एयरबस 321 एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया गया था, जिसमें अभी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जाने वाले 4D AESA रडार को इंस्टॉल किया जाने वाला है, जिसमें जो मेन AESA रडार डोम होने वाला है उसको प्राइमरली एयरबस की A321 एयरक्राफ्ट की टॉप साइड में माउंट किया जाएगा, जो कि ओवरऑल हमें 240 डिग्री के आसपास सर्च करने के एंगल प्रोवाइड करने वाला है। इसके बाद A321 एयरक्राफ्ट की नोज सेक्शन में भी एक AESA रडार सेक्शन को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो कि एडिशनल 30 डिग्री का कवरेज हमको प्रोवाइड कर सकता है। और बताया जा रहा है कि हो सकेगा तो यहाँ पर एक डुअल स्वास प्लेट डिजाइन का रडार को इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे ओवरऑल हमें 300 डिग्री के आसपास कवरेज मिल पाएगा। अभी के लिए इसका जो मेन सर्च रडार होने वाला वो इसकी टॉप में माउंट किया जाने वाला 4D AESA रडार होने वाला, और इसकी रेंज करीब 440 किलोमीटर उससे भी ज्यादा होने की बात की जा रही है, जिसको खास करके अभी लो RCS वाले टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए फाइन ट्यून करने की बात किया जाए, जो कि स्टेल्थ टारगेट को भी आगे चलिए डिटेक्ट कर पाएगा। अगला अपडेट हाई पावर लेजर्स को लेके। आप सभी जानते हैं कि मॉडर्न डे वॉर फाइटिंग में लेजर्स का इस्तेमाल काफी पहले से होता आ रहा है, और लेजर गाइडेड बॉम्ब से लेके कई तरह के मिसाइल्स को भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब आमतौर पर ये जो लेजर बेस्ड वेपन्स होते हैं इनको ज्यादातर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी ऐसे एक हाई पावर लेजर पॉड को डीआरडीओ की तरफ से अपनी हेलीकॉप्टर्स में भी इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन करने का फैसला किया जा रहा है, जो कि 3 से 5 मेगावाट तक की लेजर बेस्ड बीम कंट्रोल सिस्टम होने वाला है। अब इसको स्पेशली हेलीकॉप्टर के लिए डेवलप करने का मेन कारण यही है कि जब भी हम किसी लेजर गाइडेड वेपन को फायर करते हैं तो ऐसे में हमको टारगेट तक हिट करने तक लेजर की मदद से वेपन को गाइड करना पड़ता है, लेकिन फाइटर जेट जो कि सुपरसोनिक स्पीड में मूव करते हैं तो उनके लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन में लेजर को पॉइंट करके रखना थोड़ा मुश्किल बन जाता है। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर की बात करेंगे तो हेलीकॉप्टर काफी स्लोली मूव करते हैं और आमतौर पर एक जगह में होवर भी कर सकते हैं, तो इस वजह से अगर इसमें कोई लेजर बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया जाता है तो ये हाई प्रिसिशन के साथ टारगेट तक वेपन को गाइड कर सकता है, क्योंकि टेक्निकली उनको आगे अगल बगल मूव करने की हाई स्पीड में जरूरत नहीं पड़ती है और वो होवर करते दौरान ही वेपन को फायर कर सकते हैं या फिर लेजर को आराम से वहां पर टारगेट पर लॉक करके रख सकते हैं। इस वजह से लेजर गाइडेड वेपन चाहे कुछ भी हो जाए पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक कर पाएगा, लेकिन ऐसा करने में खतरा भी बहुत होता है, क्योंकि दुश्मन के सामने जाके अगर हम हेलीकॉप्टर को एक जगह में रखकर होवर करने की कोशिश करेंगे तो वो इसका आसान शिकार बना सकते हैं, जिस वजह से डीआरडीओ की तरफ से एक लॉन्ग रेंज लेजर बेस्ड सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि दुश्मन की वेपन की रेंज से बाहर रहकर ही आसानी से लेजर का इस्तेमाल कर पाएगा। अभी तक डीआरडीओ की तरफ से इसकी एक्चुअल रेंज और ऑपरेशन के बारे में कोई डाटा तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि इसको लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, रुद्र हेलीकॉप्टर और अपाची जैसे हेलीकॉप्टर में भी इस्तेमाल करने की प्लानिंग किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।